हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी ये बुक फिनिश होने के बाद मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगी। मैंने इस सीरीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वो क्वेश्चंस भी रख दिए हैं जो घूमे हुए आते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है, बट लिखना उसमें एक ही बात होती है। पहले हम जो आपका जैसे पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस देखेंगे। पहले बड़े वाले क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट नोट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स पॉलिटिकल डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा ग्लोबलाइजेशन बताना है और इसका जो राजनीतिक आयाम है, पॉलिटिकल डायमेंशन, उसको बताना है। यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, पहले आप परिचय लिखेंगे, उसके बाद वैश्वीकरण क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद फिर आप इसको लिखने के बाद इसका सीधा पॉलिटिकल डायमेंशन लिखेंगे। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ G77, टू व्हाट एक्सटेंट हैव दे बीन सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग देयर कलेक्टिव इकोनॉमी। G77 क्या है और ये संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में वो अपने समकालीन आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में कितना सफल है, ये G77 के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल एनालिसिस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप लोगों को यूनाइटेड नेशन, जो समकालीन विश्व राजनीति में यूनाइटेड नेशन की भूमिका है, उसको बताना है। देन उसके बाद उसका क्रिटिकल एनालाइज करना है, मतलब आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, उसको पहले आप जो आपका संयुक्त राष्ट्र नेशन है, ये सौर संघ है, यूनाइटेड नेशन, तो इसके बारे में बताने के बाद आप लोगों को उसकी आलोचना करनी है। ठीक है, आलोचनाएं जो हैं मैंने वो भी आपको क्लासेस के अंदर पढ़ा रखी हैं, आप उनको मेंशन करोगे। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इवेल्युएट इट्स रोल इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इकोनॉमी। विश्व व्यापार संगठन के संस्थागत ढांचे की विवेचना करनी है और समकालीन विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका का मूल्यांकन भी करना है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिखना, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखना और वो कैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी की भूमिका को बनाता है, रखता है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको क्लासेस के अंदर डीपली समझा रखी हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ इंटरनेशनल टेररिज्म, डिस्कस इट्स रिलेशन विद ग्लोबलाइजेशन विद कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसमें पढ़ना है आपको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उसको परिभाषित करना है। परिचय लिखेंगे, जैसे मैंने परिचय के अंदर आप लोगों को बता रखा है कि आज की बहुत बड़ी समस्या ये है, अगर बच्चों से पूछी जाए तो सब आतंकवादी बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इस टाइप का परिचय लिखेंगे। देन उसके बाद आपको इंटरनेशनल टेररिज्म को परिभाषित करना है और वैश्वीकरण से इसके क्या संबंध है ग्लोबलाइजेशन के, वो आपको इसके अंदर बतानी है। नेक्स्ट है आपका पीस कीपिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स आर टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द UN एक्सप्लेन। शांति बहाली और मानव अधिकारों की सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो आपको बताने हैं। तो हमारा जो UN है वो शांति और मानव अधिकारों के लिए ही काम करता है। तो सीधे सा क्वेश्चन है, आपको UN के बारे में ही लिखना है। इसके अंदर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि पीस कीपिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स आर टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द UN एक्सप्लेन। ठीक है, आपको सीधा सीधा परिचय लेके UN लिखना है, UN किस तरीके से काम करता है मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, एंड साथ में आपकी पीस कीपिंग के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर मैंशन कर दी जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द मेजर कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी हैं तो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लिखना है, परिचय लिखना है, बायोडाइवर्सिटी लिखना है, उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत परिभाषाएं मेंशन करनी है, डेफिनेशंस, देन उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और उसके बाद कहीं जाकर आप लोगों को उसके वो कॉजेज़ बताने हैं जिसकी वजह से जैव विविधता को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, और वो मैंने सभी आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखे हैं। दूसरी चीज़, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को आखिर में वो भी मेंशन करने हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बता रखे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से इनको अब सेव रखने के लिए, हेल्प के लिए बाकी प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल था, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है। तो ये सारी चीज़ें कि अच्छे से डीपली डिस्क्राइब करोगे तो आंसर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा और टीचर को पता लगेगा कि बच्चे के पास नॉलेज है।
ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ आपसे कि क्लास अटेंड किया करो, चाहे आप जॉब करते हो, काम करते हो, कुछ भी करते हो, क्योंकि बहुत सारा कवर हो जाता है सुनने से, बाकी अपना खुद का याद करने से। ठीक है, नेक्स्ट है, हैज़ ग्लोबलाइजिंग लेड टू इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज़ विद इन एंड बिटवीन नेशन एग्जामिन। क्या वैश्वीकरण राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को बढ़ावा देता है? परीक्षण कीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण असमानता को बढ़ावा बिल्कुल देता है। ठीक है, आपको ये लिखना है अपनी लैंग्वेज में कि हाँ वो बढ़ावा देता है। कैसे देता है वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लासेस के अंदर पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे वैश्वीकरण ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को माल बेचती हैं, वो और अमीर और डेवलप होती जा रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ अभी भी अंडर डेवलप ही है, क्योंकि वो अपना जो है इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है। ठीक है, फिर भी इंडिया एक ऐसी जगह है जिसने अंडर डेवलप होकर भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ग्रो कर लिया है। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रियो समिट विद रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट्स। पर्यावरण बनाम विकास विवाद के संबंध के रूप में रियो सम्मेलन का योगदान। रियो सम्मेलन लिखना है और उसके बाद डेवलपमेंट के लिए और पर्यावरण के लिए किस तरीके से उसने काम किया है वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो, वरना ये पेपर उस बच्चे के लिए बहुत हार्ड है जिसने पढ़ाई नहीं करी है। नेक्स्ट है, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, थ्रो लाइट ऑन द मेजर एनवायरमेंट इशूज़ बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। आपको ग्लोबल वार्मिंग बतानी है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालनी है। इंटरनेशनल जो हमारा यहाँ पर वो पूछा गया है कम्युनिटी, उसके अंडर में जो इन्वायरमेंट मुद्दे आते रहे हैं उस सब को बताना है हमें कि किस तरीके से वो ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्लासेस के अंदर प्रेजेंट एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दे रखे हैं। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द मेन डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के प्रमुख आयामों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि वैश्वीकरण के जो प्रमुख आयाम, अब यहाँ पर आपका सीधा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के आयामों को बताना है, ना कि किसी एक सेपरेट आयाम को। तो इसके अंदर आप लोगों को परिचय देना है, वैश्वीकरण को डिस्क्राइब करना है और उसके बाद उसके प्रमुख आयामों को, मतलब सारे के सारे डायमेंशंस को लिखना है। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द नेचर एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, डिस्क्राइब एनी रिसेंट इवेंट। आपको नेचर और जो उसकी कमियां हैं वो बतानी है, वो मैंने आपको क्लासेस के अंदर डीपली डिस्क्राइब कर रखी है। और हाल ही में कोई घटना को भी बताना है, हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में भी क्लासेस के अंदर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये थे आपके मेन क्वेश्चंस। इसके अंदर अब मेन क्वेश्चंस के अंदर आपको आंसर कितने पेज का लिखना होता है? एटलीस्ट 7 to 9 पेजेस का आपको मेन कोर का आंसर लिखना है। 5 से तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 से नीचे जाने पर बच्चे को अच्छे मार्क्स इतने नहीं मिल पाते हैं, मतलब एवरेज मिलते हैं। दूसरी चीज़ मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ कि 6 सेमेस्टर बच्चे की नॉलेज के बिहाफ पर होता है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा टीचर को ये पता लगेगा कि बच्चे के पास नॉलेज है। अब ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में परिचय लिख के बीच में हनी सिंह के गाने लिखो, फिर कुछ लिखो, फिर अरिजीत सिंह के गाने लिखो, ऐसा नहीं करना। ये नॉलेज पेज बढ़ाने के लिए नहीं है, ये नॉलेज आपकी बेसिक नॉलेज देखी जाती है कि बच्चे ने 2 साल में कितना कवर करा है। भले से ऑनलाइन हुआ हो लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई भी करी है। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर इसलिए ही आपका होता है, इसके अंदर आपकी नॉलेज को देखा जाता है। शॉर्ट नोट आ सकता है बायोडाइवर्सिटी पे, संयुक्त शांति रक्षा बल पे, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स पे, ठीक है, टेररिज्म पे, पॉलिटिकल जो डायमेंशन है वो है सेपरेट, इसकी जगह सांस्कृतिक मतलब कल्चरल डायमेंशन भी हो सकता है। G77 बताना है, भूमंडलीय तापन बताना है, जल प्रदूषण मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर सारे पॉल्यूशंस पढ़ा रखे हैं वो आपको बताने हैं। रियो सम्मेलन बताना है, सत्य विकास भी पढ़ा रखा है, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, बहुराष्ट्र कंपनियां और वैश्वीकरण। ठीक है, इन सब पर सेपरेट शॉर्ट नोट आ जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसमें से चीज़ें निकाल के पूछ ली जाती हैं, तो इससे पता लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई करी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको शॉर्ट नोट कैसे लिखना है। शॉर्ट नोट्स
हद से हद 3 या 2.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट के अंदर वर्ड लिमिट तो नहीं दे रखी होती, लेकिन शॉर्ट नोट शॉर्ट ही होता है, ठीक है। आप उसके अंदर इतना नहीं लिख सकते हैं। फिर भी आप चाहो तो 3 पेज पूरा कंप्लीट करके 3.5 तक भी जा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा कोशिश करना कि मत जाओ अपने आंसर, क्योंकि शॉर्ट नोट बेसिक दिया इसलिए जाता है कि मेन चीज़ों को पूछ लिया जाए और उसका ही आंसर बच्चा दे। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लिखोगे तो वो आपके आंसर्स अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस में अब कोई भी डाउट नहीं हो। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है कि कोई घुमा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, सीनियर से लिया है, खुद ढूंढा है, खुद बनाया है, तो वो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि मैम इसके अंदर आंसर क्या आना है। कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाली बात ये है कि आप लोगों की ये जो पूरी बुक है मैंने कंप्लीट करा दी है। सो आज के क्वेश्चंस की सीरीज़ में होप्स हो कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।